दोस्तों, आपने सुना ही होगा जैसा कर्म वैसा फल। यानी जैसा कर्म इंसान करेगा। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में रोहित नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके न तो कोई आगे था न कोई पीछे। वह अनाथालय में ही पला बड़ा हुआ और उसने अपनी पढ़ाई लिखाई भी वहीं से की। रोहित पढ़ने में काफी होशियार था, जिस कारण उसकी आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। अब रोहित सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस जाने के लिए छुट्टी नहीं लेता था। छुट्टी लेकर वह जाता भी कहाँ, उसका तो इस दुनिया में कोई नहीं था। अब सेना ही उसका घर और परिवार था। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता और वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचा के रखी थी। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। रोहित और सूरजमल बहुत दिनों से दोनों को एक दूसरे को जानते थे। एक दिन सूरजमल ने रोहित से कहा, रोहित, आपके कुछ पैसे होंगे तो मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने सूरजमल को मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतने ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। रोहित ने कुछ देर तक सोचा और बोला, बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूँ धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसा ना लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। रोहित के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई और रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंट में जाता था। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया है। सेठ ने आर्मी कैंट में सबके सामने रोहित की वीर गति होने पर काफी दुख दिखाया, लेकिन कैंट से बाहर आते ही सेठ खुशी से झूम उठा। सेठ मन ही मन सोच रहा था कि अब मुझे रोहित का पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। रोहित के आगे पीछे कोई है नहीं, रोहित तो अनाथ था। ये कहते हुए सेठ घर चला जाता है। अब सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। अमर अब विवाह योग्य हो चुका था। सेठ ने अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी करवा दी। अब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरी जिंदगी सफल हो गई और क्या चाहिए मुझे। अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। एक दिन अमर सड़क पार कर रहा था। उसे अचानक से चक्कर आया और वह सड़क के किनारे पर गिर गया। आसपास के लोगों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया।
उसके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए पर अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ बेटे के चक्कर में अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे, हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। सेठ की सारी जामा पूंजी अमर के इलाज में लग चुकी थी और अब सेठ पर कर्ज काफी हो चुका था। सेठ बहुत परेशान था कि इतना पैसा लगाने के बाद भी उसके बेटे की हालत ठीक नहीं थी। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया और सेठ भी हार चुका था। अब सेठ बस किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर हाल बुरा था। एक साधु सेठ के घर के आगे से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यहीं चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, लेकिन कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वो तो मर गया था, मैं किसे लौटाता। साधु ने कहा, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? और रही उसके पैसे की बात, तुम उसके पैसे सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिए। तुम्हारी नियत में खोट थी। साधु की बातें सुनकर सेठ शर्मिंदा हो गया। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, न व्यापार और ना ही पुत्र पर ढेर सारा कर्ज था। सेठ ने साधु से पूछा, महात्मा जी, मेरे कर्मों का फल मेरे बेटे को क्यों मिला, इसमें उसकी क्या गलती थी? साधु मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था। ये अपना हिसाब करने आया था, हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया, और जब वो गया तुम्हें भिखारी बना कर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, महात्मा जी, मान लिया मेरी गलती थी, लेकिन इस बेटी की क्या गलती? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसका कर्म फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। साधु की बातें सुनकर सेठ को समझ आया कि कर्म फल कैसे काम करता है। सेठ निरुत्तर, हताश, घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। दोस्तों, जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर असर पूरा करती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई या नहीं कमेंट जरूर करें। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करें।